जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। फ्रेंड्स, आज आपको HRM डेयरीज़ का विज़िट करवाने जा रहे हैं। HRM डेयरी जो है ये पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि एक मॉडर्न डेयरी फार्म है। ये वाहिद डेयरी फार्म है जहाँ के जानवर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो जितने भी एनिमल्स हैं ये जीनोमिक टेस्टेड एनिमल्स हैं। अगर बेसिकली मैं बात करूँ तो ये एक ब्रीडिंग फार्म है जहाँ पे जानवर जो हैं एलीट क्लास जानवर लाए जाते हैं, इम्पोर्ट करवाए जाते हैं, फिर उनकी यहाँ पे ब्रीडिंग करवाई जाती है और ब्रीडिंग के साथ साथ जो डेयरी है वो भी चल रही है। हमारे साथ यहाँ के जो मैनेजर हैं डॉक्टर साजिद साहब, उनसे आपको मिलवाते हैं और जो डेयरी फार्मिंग बिजनेस है, जो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग है या कॉर्पोरेट डेयरी फार्मिंग है, उसको कैसे शुरू किया जाए, उसमें मसाइल कौन कौन से आते हैं, जानवरों की सिलेक्शन कैसे की जाए, ये सारी जो बातें हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, सब ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब, जो HRM ये फॉर्म है, जी जी ये आप बता रहे थे कि ये बाकी जो फार्म है उनसे थोड़ा सेपरेट है, जी जी तो ये किस सेंस में आप कह सकते हैं कि जो बाकी जो कमर्शियल फार्म्स हैं या ब्रीडिंग फार्म है उनसे जी जी सेपरेट है? तो असल में डेफिनेटली हर डेयरी पे एनिमल्स तो डेयरी होते हैं और मोस्टली के पास होल्स्टीन फ्रीजियन ही है। जी जी तो और यहाँ पे भी आपको एनिमल्स तो सारे होल्स्टीन फ्रीजियन है और हमारे पास कुछ जर्सी के भी एनिमल्स हैं। जी बट जी ये डिफरेंट इस तरह है कि हमारा जो हर्ड है, ये टोटल एनिमल्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड हैं। जी जी और अगर हम होल्स्टीन फ्रीजियन की बात करें तो होल्स्टीन फ्रीजियन जो ऑस्ट्रेलियन है वहाँ उनके साथ रजिस्टर्ड है। जर्सी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन जर्सी है जो एसोसिएशन है, उनके साथ ये रजिस्टर्ड एनिमल हैं। तो ये सभी एनिमल्स का जो है वो जीनोमिक हुआ है और जीनोमिक की बेस पे आप कह सकते हैं कि इनका जो पीछे रिकॉर्ड है 50-60 साल का, वो भी डेफिनेटली हर एनिमल्स का है। तो इसलिए ये डिफरेंट है कि अभी यहाँ पे टोटल एनिमल्स जो हैं वो पेडिग्री रजिस्टर्ड हैं और सभी का जीनोमिक हुआ है। तो कमर्शियल एनिमल इस फार्म पे नहीं है। तो आई थिंक सो ये पाकिस्तान में पहला फार्म है जो इसने अपने सारे एनिमल्स का जो है वो जीनोमिक कराया हुआ है। जी जी, जबरदस्त हो गया। डॉक्टर साहब, यहाँ पे कितने जानवर हैं टोटल? अभी हमारे पास 700 एनिमल्स हैं। जी जी तो इसमें 250 एनिमल्स जो हैं वो मिल्किंग में हैं, बाकी डिफरेंट कैटेगरीज में कुछ हीफर्स हैं, काव्स हैं और अच्छा कुछ ड्राई एनिमल्स। तो क्या यहाँ पे हाईएस्ट जो मिल्क रिकॉर्ड है वो कितना है पर डे का भी और पर लैक्टेशन का भी? जी यहाँ पे अगर हम पर डे का हाईएस्ट की बात करें, वैसे तो मेजोरिटी एनिमल्स जो हमारे पास अभी 4 लैक्टेशन में चल रहे हैं, जी जी जो कि फर्स्ट इंपोर्ट में 2019 में आए थे, जी जी वो मेजोरिटी जो है वो 60-70 लीटर पे हैं। बट अच्छा मैक्सिमम जो प्रोडक्शन की बात करें तो एक एनिमल था हमारे पास जिसने 80 लीटर जो है वो पर डे उसका रिकॉर्ड हुआ है। और अगर हम उसकी पर लैक्टेशन की बात करें तो 16,000 लीटर प्लस में वो गई है पूरी 305 दिनों का। जी जबरदस्त। तो डॉक्टर साहब, अभी हम आते हैं थोड़ा अपने व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको एंटरटेन करते हैं जी जी कि ये जो डेयरी फार्मिंग बिजनेस है इसको एज अ जनरल आप कैसे देखते हैं? देखें जी, आप अगर अपने रोज़मर्रा की रूटीन को लें तो हर घर की ज़रूरत है दूध जी जी और दही और घी, जो कि डेफिनेटली हर घर में यूज़ होता है। जी जी तो जो हमारी ज़रूरत होती है अगर हम उसको देखें तो वो बिज़नेस हमेशा जो है वो मार्केट में नहीं रहता है। तो एवरग्रीन रहता है। एग्जैक्टली तो डेयरी भी ऐसा ही बिज़नेस है। डेफिनेटली ये कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता, हमारी लाइफ से हट नहीं सकता। जी जी तो इसलिए आज से मैं समझता हूँ कि डेयरी बिज़नेस जो है वो डेफिनेटली वो एक अच्छा बिजनेस है और ट्रेंडिंग फ्यूचर में रहेगा। ये जो है वो फार्मर के लिए जो है वो प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, ओवरऑल जो परसेप्शन पाई जाती है वो ये है कि ये जी जो जी। काम है ये प्रॉफिट वाला नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि डेयरी फार्मिंग बिजनेस में आने से पहले किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए जी जी। और लोग जो है वो कहाँ पे गलती करते हैं? देखें, जो ये परसेप्शन है कि डेयरी बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है जी जी या इस बिजनेस में आने का फ़ायदा नहीं है, तो जी देखें कोई भी बिजनेस है उसमें आपको कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज मिलती हैं, कुछ आपको लॉस जो है उसकी स्टोरीज मिलती हैं। जी जी तो ये हर बिजनेस का पार्ट होता है। जी जी बाकी अगर मैं स्पेसिफिकली डेयरी पे आऊँ तो डेयरी डेफिनेटली बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल भी है जी जी और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल बिजनेस को रन कर रहे हैं। जी जी तो अब डिफरेंस इसमें ये आ गया कि पहले थोड़ी सी डेयरी जो थी वो नॉन टेक्निकल बंदे उसको चला रहे थे, बट अभी जो है डेयरी वो टोटली प्रोफेशनल हो गई है, इसमें टेक्निकल लोगों की ज़रूरत है। जी जी तो जो लोग इसमें टेक्निकल लोगों को इन्वॉल्व रखते हैं, प्रोफेशनल लोगों को लेकर चलते हैं, तो वो डेफिनेटली इंशाल्लाह जो है वो डेयरी वो प्रॉफिटेबल भी होती है और वो एक सक्सेसफुल बिजनेस के तौर पे भी चलती है। अच्छा, मतलब ये है कि पहले वाला जो सिस्टम था ना, रवायती तरीका कार, जी जी। अब उसकी गुंजाइश इसमें नहीं है। अब बहुत मुश्किल होगी। उसकी रीज़न क्या है कि देखिए आपकी जो फीड प्राइसेस हैं जी जी वो काफ़ी ऊपर चली गई हैं। जी जी तो जब फीड प्राइसेस ऊपर जाती हैं, जिसमें खास करके आप अगर ग्रेन्स की बात करें, सोया, कनोला जो है
वो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से लेकर आते हैं, पाकिस्तान उसको प्रोड्यूस नहीं करता है सच। जी जी। तो जो चीज़ बाहर से आती है तो वो अगर महंगी हो जाए तो वो आपकी फीड कॉस्ट जो है, जानवर का खुराक का खर्चा जो है पर डे का, वो बढ़ा देती है। जी जी। तो जब आप देखें, आपने वही फीड फॉर एग्जांपल पिछले साल हम यही फीड जो थी वो 1700 पर एनिमल के हिसाब से डाल रहे थे, बट अभी वो करंटली जो है 2200-2300 रुपए पे चली गई है, तो 2200 डेली डेली की। जी जी। तो वो देखें आप, कॉस्ट फीड की तो बढ़ गई है, जी जी। लेकिन जानवर ने आपको उतना ही दूध देना जो वो पिछले साल दे रहा था। बिल्कुल। सो अब क्या है कि अब वो जानवर जो आपको कम दूध देता है, वहां से आपको अपना मार्जिन निकालना वो मुश्किल हो गया। जी जी जी। तो पहले ये भी था कि एक, जिस तरह मैं नॉन टेक्निकल बंदे की बात कर रहा था, जो सोया फॉर एग्जांपल है, सोया कैनोला सस्ता था, जी जी। तो वो हर फार्मर परचेज करके एनिमल को दे देता था, वो उसके अगेंस्ट उसको दूध बढ़ा देता था। जी जी। अब क्या है कि आपने अपनी लिमिट में काम करना है, जी जी। फीड पे अपनी प्राइसेस को कंट्रोल करना है, वही फीड डालनी है आपने, उसी फीड्स के आपने मैक्सिमम प्रोडक्शन लेनी है और उससे अपने प्रॉफिट को जनरेट करना होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल बंदे जो हैं अब वो इन होना जरूरी हो गए इस बिजनेस में, कि वो अपने फीड से भी पैसे बचाएं और जानवरों की रिक्वायरमेंट वहां से पूरी करके मैक्सिमम दूध उससे लें। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जितनी आपने फीडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप जी बता रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कम से कम कितना दूध की पैदावार देने वाला जानवर जो है वो प्रॉफिट में आएगा, और इससे मतलब कौन सी लिमिट है जिसको आप समझते हैं कि इससे कम वाला जानवर जो है वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, उसको देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि आपके मॉडल पे डिपेंड करता है। जी जी। मॉडल से मैं मुराद ये लेता हूँ कि आपने किस तरह का डेयरी फार्म बनाया है, उसमें पीछे आपके पीछे उसकी सपोर्ट के लिए क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास डेयरी भी है और उसके पीछे आपके पास अपनी लैंड है, जी जी, तो वो एक जरा डिफरेंट मॉडल हो जाएगा। नहीं, हम कमर्शियल की बात करेंगे जिसमें हाँ जी, तो कमर्शियल की बात ये है कि अब देखिए 2300 की अगर आप फीड डालते हैं, तो अब वो जानवर जो आपको 15 लीटर 20 लीटर दूध देगा, वो आप अपनी खुराक को जस्टिफाई नहीं कर रहा, उससे आपका खर्चा बच ही नहीं रहा। जी जी। तो अब वो जानवर हमें चाहिए होता है जो मिनिमम आपको 30 लीटर के राउंड अबाउट जो दूध है वो दे, या अगर हम पूरी लैक्टेशन की बात करें तो कम से कम उसको 9000 10,000 लीटर जो दूध है वो एक सुबह का करना चाहिए। तो अगर हमारा वो जानवर जो है नहीं होगा, तो वो क्या होगा, अल्टीमेट आपके लिए वो नुकसान देगा और अल्टीमेट आपके फार्म को वो क्लोज करने की तरफ ले जाएगा। जी, जबरदस्त। और यही जो है आजकल मोस्टली जो आप देख रहे हैं आपके फार्म्स जो क्लोज हो रहे हैं, जी। तो वो यही रीजन है कि उनके पास क्वालिटी के एनिमल्स नहीं है। तो जब क्वालिटी के एनिमल्स नहीं है तो आप अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन नहीं कर पाते, और आपको पता होता है कि फीड कॉस्ट तो आपकी डेली है ही, बट आपका जो फार्म एक्सपेंसेज आपने फार्म को रन करना होता है वो दूध से करना होता है। तो जब दूध ही नहीं आ रहा होगा तो फिर आपको डेली वो जो फीड पे कॉस्ट बढ़ती जाएगी और वो फार्म जो है वो बर्डन बर्दाश्त नहीं करेगा और एक दिन बंद हो जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त। मतलब इसमें दो चीजें जो है उस पर आपने फोकस किया है, फीड कॉस्ट पे एंड जो क्वालिटी ऑफ एनिमल्स है उस पे। एनिमल्स जो है वो जीनोमिकली अच्छे होने चाहिए, हाई प्रोड्यूसर होने चाहिए। अब इसमें एक और टर्म है कि क्वालिटी एनिमल्स में क्या है, एक हम टर्म बोलते हैं फीड एफिशिएंसी। जी जी, ठीक है। फीड एफिशिएंसी क्या होता है कि जानवर जो है वो कम खाए और जिससे ज्यादा प्रोडक्शन दे। अब जिस एनिमल की फीड एफिशिएंसी बेटर नहीं है तो वो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट नहीं देगा। सो क्वालिटी एनिमल से मुराद यही है कि वो एनिमल जो फीड एफिशिएंट हो, हेल्दी हो और आपको जो है वो दूध दे, जिससे आप अपना प्रॉफिट बना सकें। जबरदस्त जबरदस्त। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो आपका कार्विंग इंटरवल है जी जी वो कितना है, और आपका जो छोटे बच्चे हैं उनको आप क्या फीड करवाते हैं, वो कितने दिनों के बाद वो एक हिफज तैयार हो जाती है जिसको आप इसमें कार्विंग इंटरवल पे जाएं तो, क्योंकि आप जैसे मैंने आपको प्रोडक्शन बताई है, तो प्रोडक्शन माशाल्लाह बहुत से एनिमल्स की यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो आप एक सिंपल लॉजिकली क्वेश्चन भी होता है, और मोस्टली जो एजुकेटेड बंदे या प्रोफेशनल उनको पता भी होगा कि जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है तो आपके एनिमल की फर्टिलिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, वो उस जानवर को आपको प्रेग्नेंट करना मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल, क्योंकि ये एनिमल मैंने पहले भी बताया था जीनोमिकली टेस्टेड हैं और इनकी फर्टिलिटी जो है वो इनके जीनोमिक से शो होती है। जी जी। तो फर्टिलिटी में ये बहुत आला जानवर है, तो हमारी इंटरवल जो है वो तकरीबन 13-14 महीने एवरेज हम अगर लें तो 14 से 15 होगी मैक्सिमम। तो लेकिन यहाँ हम इन बिटवीन एवरेज में फॉल कर रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड है उसमें। जी जी। तो बाकी अगर हम करें काव्स की बात, तो काव्स जो है वो माशाल्लाह हमारे फार्म्स की एक तो बर्थ वेट उनका बहुत अच्छा होता है, और उसकी डेफिनेटली रीजन ये भी है कि हम उनकी फीड बड़ी बैलेंस रखते हैं। तो बर्थ वेट हमारा तकरीबन 35 से 40 किलो होता है,
अगर हम उनकी ग्रोथ की बात करें तो 3 महीने में हम उनकी वीनिंग करते हैं और 3 महीने में हम उनका जो एवरेज वेट लेते हैं वो 120 से 130 केजी लेते हैं। और अगर इससे हम आगे जाएं तो हम तकरीबन हमारे फार्म का प्रोटोकॉल जो है हम 400 केजी पे जो है वो पहले एआई करते हैं जानवर की। अच्छा। जो कि हम जो 10 महीने के राउंड अबाउट अचीव कर लेते हैं। अच्छा। और अगर उसी तरह हम उसकी काविंग की बात करें कि पहला सुआ कब देता है जानवर, तो हमारा जानवर जो है वो 21-22 महीने में पहली काविंग दे देता है जी। तो डॉक्टर साहब, आप दूध के साथ साथ, चूंकि ये एक ब्रीडिंग फार्म है, यहाँ पे आप जो हीफर्स हैं वो भी सेल करते हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपका क्या क्या रेट चल रहा है? अगर रेट की बात करूँ तो डेफिनेटली, क्योंकि हमारे हीफर्स जो हैं वो एक तो जीनोमिकली टेस्टेड हैं और एलीट एनिमल हैं, तो माशाल्लाह हमारे फार्म का आई थिंक सो जो है वो रिकॉर्ड सेल होगी। तो हमारे फार्म से 13 से 15 लाख में जो हीफर्स है वो प्रेग्नेंट हमने सेल की हैं, और जो हमारी ऊपर होती हैं वो हम हर साल सेल करते हैं। जी जी, ज़बरदस्त हो गया। तो डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कौन से जो मसाइल हैं वो आते हैं और उनका सद्देबाब जो है वो क्या होना चाहिए? सिंपल, मतलब जो आपकी ऑडियंस हमारी है वो आप छोटे फार्मर्स को आप टारगेट रखते हैं जिनके पास 100, 150, 200 या 50 एनिमल। जी। तो इसमें देखें अभी तो क्योंकि डेयरी जो है वो इंपोर्टेड एनिमल्स में काफ़ी अब इन होगी और लोग बहुत सारे इसमें एजुकेटेड भी हो गए हैं। जी जी। तो अगर मैं अपनी तरफ से जो मैंने चीज़ अभी तक सीखी है इन 9-10 सालों में, तो वो ये है कि अगर नया फार्मर कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, या कि जो फार्मर इन है इसमें, जो डेफिनेटली इन होंगे उनको तो अब चीज़ें फेस हो रही होंगी कि वो देख रहे होंगे कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं। बट नए फार्मर के लिए जो मेरी एडवाइस है उसमें ये है कि सबसे पहले तो कोई भी काम आपने डेयरी स्टार्ट करने से पहले प्रोफेशनल बंदे से जो है इंफॉर्मेशन लेके करना है या उसको साथ लेके चलना है। नॉन टेक्निकल बंदे से आपने कभी भी मशवरा नहीं लेना। क्योंकि हम बेसिक गलतियां जो करते हैं उस बंदे से करते हैं जो कि आपको उसका जानता ही नहीं है। तो प्रोफेशनल बंदा जो है वो आपको जो भी मशवरा देगा वो डेफिनेटली आपको सही देगा, और फ्यूचर में आपको वो जो है उसका बेनिफिट होगा। आपको पता होता है कि ये सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट होती है डेयरी में। जी जी जी। फॉर एग्जांपल, आप स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, पहले आप जमीन की आपने लोकेशन डिसाइड करनी है, तो वो सबसे पहला मरला होता है। तो आपने वो जगह आपने सिलेक्ट करनी थी जब कल को जो आपको उसका पानी का निकासी का मसला ना हो, आपको मेन रोड लगता हो जहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्ट ईजी हो। इसी तरह हम आगे शेड पे चले जाएं तो शेड मेन स्ट्रक्चर है जो आपके वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और पूरी जिंदगी आपने उसको लेके चलना होता है। तो अगर शेड ही आप गलत बना रहे हैं या बना चुके हैं तो वो आपको फिर पूरी जिंदगी तंग करेगा। आपने एक टाइम उसमें एनिमल डाल देने, आप एनिमल निकाल नहीं सकते, उसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा नहीं कर सकते। तो जो भी आपने शेड कंस्ट्रक्ट करना है तो उसको प्रॉपर जो आपकी जो जदीद शेड जिस तरह आप सिंपल है कह लें चल रहे होते हैं, तो वो एक प्रोफेशनल बंदे से आपने पूरी गाइडेंस के बाद उसको इम्प्लीमेंट कराना है। तो शेड पे सबसे पहले आपने अपनी जो है वो चीज को गौर में रखना है कि आपने सही शेड बनाना है। वहाँ पे बेसिक गलतियां ना करें। स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा होना चाहिए। स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आप बाहर वाले जानवरों को, एक्सोटिक जानवरों को वहाँ पे रख सकते हैं। जो हमारे लोकल एनिमल हैं वो फिर भी हमारे मौसम को एडजस्ट करके गुजारा कर सकते हैं अगर आप उनको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देते। बट जब आप बाहर से एनिमल लेते हैं, उनको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो वो अल्टीमेट मर जाएंगे या आपको नुकसान देंगे। तो ये आप कर लें। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपके एनिमल्स ही आपको जो है वो लेके जा रहे होते हैं आपके डेयरी फार्म को, जो मेन आप कह सकते हैं आपका एसेट होते हैं। तो एनिमल्स अगर आप सही सिलेक्ट नहीं करके ले आते तो वो आपके लिए फिर पूरी आगे जाके फ्यूचर में या मुस्तकबिल में वो आपके लिए दर्द सर बन जाएगा, और वो आपको जो एग्जाम्पल आपके सामने प्लान जो है वो आपका फ्लॉप हो जाएगा। एग्जैक्टली। सो एनिमल सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपल एक लॉजिक है कि आप 10 की बजाय 5 रख लें, लेकिन अच्छे रख लें। अच्छे जानवर रखेंगे वो आपको प्रॉफिट कमा के देंगे। तो इसमें एक सिंपल टर्म बोल जाती है कि आपने क्वालिटी को इंप्रूव करना है, क्वांटिटी को इंप्रूव नहीं करना। तो क्वालिटी इंप्रूव करें, क्वालिटी अच्छे जानवर लेके आए और उनसे आप प्रॉफिट बनाएं। और अच्छे जानवर डेफिनेटली हर बंदा सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो सिलेक्शन के लिए आप किसी प्रोफेशनल बंदे से रब्ता करें जो आपको अच्छे जानवर जो है वो मार्केट से लेकर दे। एक और हमारा बड़ा जो अलमिया है वो ये होता है कि हम मोस्टली जो फार्म क्लोज ओवर होते हैं तो वहां से अपॉर्चुनिटी समझ के हम जानवर लेते होते हैं। तो एक सिंपल सी बात है कि जब एक फार्म क्लोज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो फार्म जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा, वो प्रॉफिट नहीं बना के दे रहा उसको, वो कोई भी वजह हो सकती है। तो हम एक ऐसे मॉडल से अपने जानवर ले रहे हैं जो पहले ही फ्लॉप हो चुका है। सो कोशिश करें
अच्छे जानवर लें, और अच्छे जानवर लेने के लिए आपको पहले तो बेहतर है कि खुद आप समझ लें, उनकी स्टडी करें, देखें, वीडियोस देखें, यूट्यूब पे बहुत सारी होती हैं। तो क्वालिटी एनिमल सिलेक्शन का तरीका देखें, या फिर किसी प्रोफेशनल से बंदे से लेके क्वालिटी एनिमल्स इंपोर्ट करें या लेकर आएँ। उसके बाद अगला स्टेप आता है आपकी फीड का। तो फीड भी देखें, जो भी फार्म रन करना है वो आपको पता है कि वेटरनेरियन या फार्म मैनेजर ने करना होता है। तो फार्म मैनेजर या वेटरनेरियन वो आप क्वालिफाइड बंदा रखें, एक्सपीरियंस रखें, दो जो कि आपको अपना एक्सपेरिमेंट करके ये ना हो कि आपको वो बंद करने की तरफ, फार्म की तरफ ले जाए। तो एक्सपीरियंस बंदा होगा, क्वालिफाइड होगा, तो वो डेफिनेटली वो काम करेगा जो उसने प्रोफेशनल तरीके से किया हुआ है पहले। सो वो लेकर आए। उसके बाद एंड पे आती है आपकी फीड मैनेजमेंट। सो प्रॉपर एनिमल्स को फीड करें ताकि वो आपके लॉन्ग टर्म चलें और आपको प्रॉफिट जनरेट कर दें। तो ये बेसिक कुछ स्टेप्स हैं। बाकी तो डेफिनेटली बहुत बड़ी ये है फील्ड के, आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना था, बट मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको जो एक वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे डिफरेंट ब्रीड्स जो हैं वो आपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है और चल रहे हैं लेके, तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ के एनवायरनमेंट के लिहाज से, प्रोडक्शन के लिहाज से कौन सी ब्रीड जो है वो प्रॉफिटेबल जा रही है अभी? जी देखें हर ब्रीड की अपनी कुछ खुसूसियत होती हैं। जी। सो हर ब्रीड अपने आप में बेहतर होती है। जी। सो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इस फार्म पे अब हमारे पास होल्स्टीन फ्रीजियन है, टॉप होल्स्टीन फ्रीजियन है, और अभी हमारे पास जर्सी जो है वो भी टॉप ब्रीड है, पेडिग्री रजिस्टर्ड है। सो अपनी अपनी लाइन में वो टॉप के एनिमल्स हैं। बट अब ये हम नहीं कर सकते कि हम जर्सी को फ्रीजियन से कंपेयर कर दें कि वो कौन सा बेहतर है इनमें। तो इन दोनों की अपनी खुसूसियत है। फॉर एग्जांपल हम जनरल से बात करें तो होल्स्टीन फ्रीजियन आपको पता है बड़ा जानवर होता है, हैवी वेट एनिमल होता है, बहुत ज्यादा दूध देता है आपको, लेकिन उसकी फैट कम होती है। और हैवी वेट होने की वजह से उसकी जो लाइफ है, या उसके आप करें सुबह कह लें या उसकी काविंग्स कह लें, वो कम होती हैं। वो आपको 4 से 5 के बाद बहुत हैवी हो जाता है, जिसके बाद आपको कल करना पड़ता है। इसी तरह उनमें हेल्थ के इश्यूज बहुत आते हैं, लेमनेस के इश्यूज आते हैं, आपके ब्रीडिंग के बहुत इश्यूज आते हैं, गर्मी ज्यादा महसूस करती है, क्योंकि जितना बड़ा जानवर होगा वो उतनी ज्यादा फीड खाएगा और उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको उतना ही वो वर्क करना पड़ेगा। तो उसी दूसरी तरफ हम जर्सी की बात करें, जर्सी आपको पता लाइट वेट एनिमल होता है, 400 kg के राउंड अबाउट होता है। और कम वेट होने की वजह से वो खाएगा भी कम, और डेफिनेटली उसका दूध भी कम होता है। तो फीड एफिशिएंसी डेफिनेटली जो सॉरी जो जर्सी एनिमल है, ये दुनिया का आप कह सकते हैं वाहिद ब्रीड है जो अपनी बॉडी से 10 टाइम मोर मिल्क प्रोड्यूस करती है। सो डेफिनेटली फीड एफिशिएंट जर्सी बहुत एनिमल है। आप दूसरी तरफ से ये भी कह सकते हैं कि 20 से 25% फीड जो है वो सेव करता है एज कम्पेयर टू फ्रीजियन के, उससे कम खाता होता है। जबरदस्त। तो डॉक्टर साहब पहले भी डिस्कस हो रहा था लोकल ब्रीड्स और इस पे, तो जर्सी ये जो फ्रीजन है ये भी कोई पहले 60 या 50 लीटर तो शुरू नहीं हुई, ये भी 10-15 लीटर से गई है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो ब्रीड्स हैं और ये जो इस पे क्या डिफरेंस है? देखिए वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फ्रीजियन जो थी वो कोई शुरू से ये 50-60 लीटर दूध नहीं देना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, वो भी डेफिनेटली 8 लीटर 10 लीटर से स्टार्ट हुई थी। तो बात ये डिफरेंस ये आ जाता है कि उन लोगों ने काम किया, उसकी अपनी ब्रीड इंप्रूवमेंट में उन्होंने काम किया, तो वो उसको 8 लीटर से 60 लीटर पे लेके गए। और ये कोई 1-2 दिन की ये गेम नहीं है, ना कोई सालों की गेम है, ये कई सालों की गेम है। 60 साल 70 साल तक उन्होंने वर्क किया, देन वो इस काबिल हुए कि उन्होंने अपनी ब्रीड डेवलपमेंट कर ली। अब बेशक हमारे पास बहुत सारी ब्रीड्स हैं जो हमारे अपने एरियाज की हैं, लेकिन अब बात यह है कि हम लोगों ने उस पर वर्क नहीं किया, उसको इतना इम्प्रूव नहीं किया कि वो एक बिजनेस के मॉडल के तौर पे आप उसको चला सकें। नो डाउट हमारी अपनी नस्लें हैं और वो अच्छी हैं, एग्जैक्टली अच्छी भी हैं और हम उसको बुरा नहीं कह सकते, बट अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चलें तो अब जो लोकल एनिमल है वो और एग्जॉटिक एनिमल जो है जो हम बाहर से लेकर आते हैं, तो उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। तो बिजनेस मॉडल के तौर पे हम कह सकते हैं कि वो हमारा लोकल एनिमल उस हद तक हमें प्रॉफिट नहीं देगा, और हो सकता है बल्कि वो नुकसान में भी दे। और उसकी एग्जांपल यही है कि आपको कोई भी जो कमर्शियल फार्म जो है वो लोकल एनिमल्स का नजर नहीं आएगा। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।